हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो हमने जो लास्ट टाइम है हमारा, उसमें हमने देखा था हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है उसे हमने देखा था। वो था हमारा पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हमने मोस्टली जो मुगल एम्पायर हमने कवर किया था। एंड अभी जो है हम उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। ये भी वीडियो ऐसा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं आपको शॉर्ट में ज़्यादा मेजर पॉइंट्स कवर कराऊंगा। दैट्स इट। ये रहेगा हमारा ब्रिटिश राज का जो है उससे रिलेटेड। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, सो सबसे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आज जो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो देखते हैं, इसका हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म कब हुई थी। ये फॉर्म हुई थी 1885 में। एंड ये किसके किसके अंडर फॉर्म हुई थी। ये फॉर्म हुई थी लॉर्ड डफरिन के अंडर फॉर्म हुई थी। एनीवेज, एंड नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में, उसके लगातार 4 मीटिंग्स बुलाए गए थे। सो फर्स्ट वाज 1885, मतलब जिस साल फॉर्म हुई थी। उसके बाद 1886 नेक्स्ट ईयर, देन 1887, देन 1888। इट इज। सो ये 4 मीटिंग कहाँ कहाँ पे हुई थी, ये सब आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मीटिंग हुई थी बॉम्बे में। सेकंड मीटिंग हुई थी कलकत्ता में, जो आज का कोलकाता हम जिसे बोलते हैं। थर्ड हुई थी मद्रास में। एंड फोर्थ हुई थी इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो अभी ये जो 4 मीटिंग्स हुई थी ना, इन 4 मीटिंग्स के प्रेसिडेंट कौन थे, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब ये मीटिंग के जो प्रेसाइड किसने किया था, सो वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली मीटिंग को किया था उमेश चंद्र बैनर्जी ने, राइट। सेकंड मीटिंग को किया था दादा भाई नौरोजी। ओके, एंड जो थर्ड मीटिंग है उसको किया था बदरुद्दीन तैयब जी। एंड जो लास्ट है उसको किया था जॉर्ज यूल, इन्होंने प्रेसाइड किया था। एंड एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको फॉर्म किसने किया था। ये सबसे पहले आते हैं इसमें, यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्म्ड बाय इदुलजी वाचिया। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सेकंड आते हैं दादा भाई नौरोजी। एंड जो थर्ड इम्पोर्टेंट पर्सन है उनका नाम है एलन ओ ह्यूम्स। सो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो आपको सवाल आएंगे, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सवाल आएंगे, वैसे बढ़कर आपको और कुछ सवाल नहीं आएंगे, आप बस इतना पढ़ लीजिए। ये वीडियो का अगर आपने पूरा ध्यान से देखा तो आप सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल है आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके गाइस, इसके बाद जल्दी मैं आपको जो जीएस वाला जो पार्ट होता है, मतलब रेस्ट 60 मार्क्स होता है, उसका मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करूँगा। सो उसमें आपको ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ओके गाइस, सो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस, इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो रहता है बंगाल पार्टीशन। आपको पता है मतलब जो अभी बांग्लादेश है एंड जो कलकत्ता है, मतलब जो वेस्ट बंगाल है, ये दोनों मिलके एक ही था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। सो वन बिकेम वेस्ट बंगाल एंड वन बिकेम ईस्ट बंगाल, विच दे कॉल्ड इट एज डक्का। एंड टुडे it is named as Dhaka, which is capital of Bangladesh. Okay guys, so and West Bengal, its capital is Kolkata.
एंड जो बंगाल का पार्टीशन है, दिस हैपेंड इन विच ईयर इज, इट हैपेंड इन 1905 AD, एंड एग्जैक्ट डेट इफ यू वांटेड, इट हैपेंड ऑन 16th of October 1905। एंड ये ऑर्डर किसने दिए थे बंगाल पार्टीशन करने के? ये ऑर्डर दिए थे लॉर्ड कर्जन ने। ओके, एंड लेकिन ये अनाउंसमेंट इन जुलाई कर दिया था कि बंगाल का पार्टीशन होगा 16th of October को, अनाउंसमेंट इन जुलाई। सो तभी क्या किया था, अगस्त में सत्येंद्र नाथ बैनर्जी, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया था कि मतलब हम आपके बनाई हुई कोई भी चीज़ों का, ब्रिटिशर के चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो इसलिए स्वदेशी मूवमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। ये कब लॉन्च हुई थी? 1905 में लॉन्च हुई थी, मतलब ये मूवमेंट लॉन्च हुई थी। किसके द्वारा लॉन्च हुई थी? सत्येंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। सो इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ईयर है वो है 1906। सो ये ईयर में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग है उसे फॉर्म किया गया था। सो इसे इसके जो है फॉर्मर्स कौन है? मुस्लिम लीग के जो फॉर्मर्स हैं उनका नाम है आगा खान एंड सलीमुल्लाह खान। ओके गाइस, सो ये जो है मुस्लिम लीग, ये फॉर्मेशन का वेन्यू क्या था इसका फॉर्मेशन का वेन्यू था ढाका, एंड इसका हेडक्वार्टर क्या था? लखनऊ इसका हेडक्वार्टर था। सो यही मुस्लिम लीग है जो आगे चल के पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन है उसके लिए, मतलब पाकिस्तान का फॉर्मेशन मुस्लिम लीग की वजह से हुआ, ऐसा कह सकते हैं। सो इसके बाद अभी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ईयर है वो है 1907। इस ईयर में क्या हुआ था कि सूरत स्प्लिट हैपन। So what is meant by Surat split? There was one Congress which was formed in 1985. Congress got divided into two parts. One is moderate, moderate मतलब हिंदी वालों के लिए मैं बता दूँ तो नरम दल, एंड सेकंड वन इज एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल। Right. So moderates, the leader of the moderate group was Gopal Krishna Gokhale. Remember, he was the guru of Mahatma Gandhi ji. And the leader of extremists was Lal Bal Paul. Lal Bahadur Shastri, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. This is one important question which can be framed from this topic. And who presided over the meeting of Surat split? It was Raj Bihari Bose who presided over the meeting of Surat split. So now is in 1909 there was an important bill called as Morley-Minto Bill. So this bill was responsible for formation of Pakistan, we can say in one way. Okay guys, so the next important year is 1911. So what happened in 1911? दिल्ली दरबार was organized. दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, एंड इसके लीड कौन थे? लीड या आप इसको हेड भी बोल सकते हैं, इसको हेड किया था लॉर्ड हार्डिंगे ने। यहाँ पे कौन आया था? चीफ गेस्ट वॉज किंग जॉर्ज V। सो इन दिल्ली दरबार व्हाट दे, मतलब उसमें उन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो है दिल्ली जो है वो भारत का कैपिटल बनेगा। इससे पहले 1911 के पहले तक कोलकाता वॉज इंडियाज कैपिटल, एंड जो है वेस्ट बंगाल विल बी डिवाइडेड इनटू बिहार एंड उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा। एंड थर्ड वन, they cancelled out Bengal partition. Okay, so let's move to the next part. So next year is guys 1913.
In 1930, Ghadar Party was formed. So, who founded the Ghadar Party? It was Lala Hardayal. And कब फॉर्म हुई थी गदर पार्टी? In 1913. And where it was founded? It was founded in San Francisco. ये पड़ता है यूएस में. सो अगर आपको कोई का सवाल पूछता है कि विच शोज द फॉरेन फंडेड पार्टी, इट फॉरेन फाउंडेड पार्टी आल्सो एंड फंडेड पार्टी आल्सो, सो इट्स आंसर इज गदर पार्टी. इट वाज फाउंडेड इन 1930. जो 1915 जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका. एंड गांधी जी का जो आश्रम था साउथ अफ्रीका में वो कहा था, वो था टोल्स्टॉय, ये शहर में गांधी जी का आश्रम था. गांधी जी के फ्रेंड का नाम क्या था? गांधी जी के फ्रेंड का नाम था पोला, जो उनका साउथ अफ्रीका में दोस्त था. सो इसके बाद जो होता है 1916 में एक लखनऊ पैक्ट होता है. सो इसमें क्या हुआ था, जब अपने पहले देखा कि कांग्रेस डिवाइड हो गई थी शायद 1907 में. सो उसमें कांग्रेस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई थी, लखनऊ पैक्ट. सो यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस को मतलब एक लाने की कोशिश की जाती है. किस किस से? कि कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग प्लस एक्सट्रीमिस्ट, ये तीनों मिलके मतलब उनको पता चल जाता है कि साथ लड़े से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है आज़ादी पाने के लिए. सो इसलिए इन तीनों पे मतलब यू कैन से पैचअप हो जाता है वैसा टाइप. एंड देन 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक जो है ये होम रूल मूवमेंट चला देते हैं. एंड बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ यहाँ पे एनी बेसेंट का भी नाम आ जाता है. ओके गाइस. सो एंड हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे. एक का नाम था केसरी, सेकंड का नाम था मराठा. वैसे ही एनी बेसेंट जी ने भी 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे. वन इज न्यू इंडिया एंड सेकंड वन इज कॉमन. सो अभी जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इज 13 अप्रैल 1990. यहाँ पे जो है जालियन वाला बाग हत्याकांड हुआ था. ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब. ओके. एंड इसमें कौन था? जनरल डायर ने इसका ऑर्डर दिया था. DYER. एंड 1917 में गांधी जी ने सबसे पहला अपना मतलब जो लड़ाई कह सकते हैं जिसको, सत्य के साथ लड़ाई, सो कहाँ लॉन्च की थी? चंपारण में लॉन्च की थी. चंपारण मूवमेंट, ये गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट भी इसको कहा जाता है, कह सकते हैं. एंड उसके बाद हाँ, और जब ये 1919 में जलियन वाला बाग हुआ था, तो उसके बाद 1920 के ईयर में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था ब्रिटिशर के खिलाफ. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो ये जब हत्याकांड हुआ था तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको जो पदवी दी थी ब्रिटिशर्स ने, नाइटहुड, सो ये पदवी भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रिटर्न कर दी गई थी ब्रिटिशर्स को. ओके. सो ये जब 1920 में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसके बाद ये एंड कब होता है? 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी एंड कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है. मतलब इंडियंस जो है एक किसी इशू की वजह से एक पूरा पुलिस स्टेशन जला देते हैं. सो इसलिए बहुत सारे जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी मतलब जल के मौत हो जाती है. सो इसीलिए फिर गांधी जी को मतलब वो पसंद नहीं है, सो इसलिए उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया. सो इस चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ना बहुत सारे जो कांग्रेस के मेन लीडर्स थे उन सबको जेल में भेज दिया गया था. सो इसीलिए 1923 में स्वराज पार्टी की फॉर्म की गई, स्वराज पार्टी फॉर्म की गई.
सो स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की थी? ये फॉर्म की थी चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। ओके, सो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था। अभी हम जो भी बड़े बड़े लीडर्स देखते हैं जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो ये सब जो है ये स्वराज पार्टी से ही आए हुए हैं। एंड उसके बाद फिर जब कांग्रेस के लीडर छूट जाते हैं तो स्वराज पार्टी या कांग्रेस में ही मर्ज हो जाती और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बनके इंडिया ठहर जाती। सो अभी जो नेक्स्ट ईयर है 1924, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRE इस पार्टी की स्थापना कर दी गई थी। ये किसने फॉर्म किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने फॉर्म किया था ये पार्टी को। आप जब भगत सिंह वाला जब पिक्चर देखोगे अजय देवगन वाला, सो उसमें आप देखते हैं कि एक ट्रेन को लूटा गया था। सो ट्रेन को जो लूटने का प्लान था वो HRA पार्टी ने किया था। एंड जो मेन जो इसका प्लानिंग जो की थी वो किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसका प्लानिंग किया था। ठीक है। एंड वो रेलवे स्टेशन कौन सा था जहाँ से? वो काकोरी। अब जब वो मूवी ध्यान से देखेंगे तब आपको काकोरी रेलवे स्टेशन ये नाम वहाँ पर लिख के भी आपको मेंशन दिखेगा। एंड इसके बाद जो मेजर है ये वो है 1928 इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स ने भेजा था। साइमन कमीशन मतलब उनका ये था कि अभी हमारी सरकार रहेगी, हमारी रूल्स रहेगी। तो साइमन कमीशन जो है ये उतरा कहाँ पे था? ये लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर उतरा था। एंड साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन में। एंड इंडियंस इसका विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि ये सातों के सातों मेंबर्स ये थे ब्रिटिशर्स थे, मतलब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे एंड उसमें बाहर के देश के सब लोग, इसलिए इंडियंस इसका विरोध कर रहे थे। सो अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखेंगे वो है राउंड टेबल समिट। ठीक है। सो टोटल कितने राउंड टेबल या इसको कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं। सो टोटल कितने कॉन्फ्रेंस हुए थे? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। फर्स्ट इन 1930 जिसको कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन इसको अटेंड किसने किया था? BR अम्बेडकर जी ने इसको अटेंड किया था। एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसको अटेंड किया था। जैसे गांधी जी को फादर ऑफ नेशन मतलब फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। फादर ऑफ द नेशन MG गांधी इज ऑफ इंडिया एंड मोहम्मद अली जिन्ना इज ऑफ पाकिस्तान। सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था 1931 में, जिसको कांग्रेस ने भी अटेंड किया था। एंड कांग्रेस के जो लीडर थे उस टाइम वो थे गांधी जी। एंड उसके बाद साथ साथ मतलब जो वुमेन है उनके लिए सरोजिनी नायडू, इन्होंने वुमेन को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। एंड जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो था थर्ड 1932। इसको कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, लेकिन ये BR अम्बेडकर जी ने अटेंड किया था एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने ये अटेंड नहीं किया था। फाइन। एंड जब गांधी जी जेल में होते हैं 1932 ये साल में, तब एक पूना पैक्ट होता है। सो इसमें मतलब गांधी जी एंड BR अम्बेडकर जी के बीच में समझौता आता है। सो उससे रिलेटेड पूना पैक्ट रहता है। सो इसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम 1939 टू 1945। सो इसमें आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ब्रिटिशर्स भी शामिल होते हैं। सो उनका यह कहना होता है कि जो हम इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े। सो इसके लिए 1942 में क्रिप्स मिशन लॉन्च किया जाता है। क्रिप्स मिशन, इसको हेड किसने किया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने हेड किया था। सो इनका कहना क्या होता है कि आप जो इंडियंस हैं वो हमारे तरफ से लड़ो एंड फिर हम जब ये वॉर जीत जाएंगे तब हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। एंड 1942 में ही गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। ये कहाँ से लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था बॉम्बे से।
एंड उसमें उन्होंने स्लोगन दिया था डू और डाई, मतलब करो या मरो। इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग इंडिया के मर गए थे। ठीक। सो जो 1939 में और एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जब सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म करते, कलकत्ता से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म करते। एंड 1942 में आज़ाद हिंद सेना की स्थापना होती है। आज़ाद हिंद सेना ये कौन फॉर्म करता है? रास बिहारी बोस। लेकिन उनका मतलब थोड़ा बूढ़ापा वगैरह आने की वजह से वो किसको कमान संभाल देते, उसकी फिर से सुभाष चंद्र बोस को उसकी लीडरशिप दे देते हैं। ओके। एंड जो है 1943 में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। ये किस लिए? फर्स्ट वुमेन आर्मी है पूरे वर्ल्ड की। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले वुमेन आर्मी। एंड उसके बाद जो है 1946 में एक कैबिनेट मिशन लॉन्च किया जाता है ब्रिटिशर्स की तरफ से। ठीक है। सो यहाँ पे जो हेड करते हैं वो करते हैं सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। सो यहाँ पे जो है कैबिनेट मिशन किसके लिए लॉन्च किया जाता है कि इंडिया को फ्रीडम देने के लिए कैबिनेट मिशन लॉन्च किया जाता है। ठीक है। एंड उसके बाद जो है 25 1947 को ब्रिटिशर्स की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है। एटली वहाँ के मतलब हेड होते हैं। सो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि 30 जून 1947 को इंडिया को फ्रीडम दे दी जाए। और पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1946 में ही जो कैबिनेट मिशन आया था, इससे ही जो है इंडिया एंड पाकिस्तान का जो है डिवीजन हुआ था। ठीक है। एंड अभी चलते हैं और लास्ट पॉइंट की तरफ, जो ये मिशन लॉन्च हुआ था कैबिनेट मिशन। सो इसके लिए सारी जो फॉर्मेलिटीज थी, इसके लिए इंडिया का वॉइसरॉय किसे बनाया गया? वो था लॉर्ड माउंटबेटन। सो लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय भी हम कहते हैं। एंड इन्होंने 30 जून 1947 को डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। 15 अगस्त 1947। एंड उससे एक दिन पहले मतलब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इन्होंने मतलब आज़ाद कर दिया था। ओके गाइस, सो ये था हमारा टोटल जो मॉडर्न इंडिया का जो लेक्चर सीरीज़ है। इसमें हमने अभी 2 लेक्चर्स लिए, तो ये पूरा अभी लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। सो इसके बाद हम ऐसी एंशियंट इंडिया मतलब एंशियंट इंडिया एंड देन मिडिवल पीरियड का हम जो है हिस्ट्री आपके लिए लेके आएंगे। ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रहेगी क्योंकि आपको कैसा है, आपको ज़्यादा डीप जाने का ज़रूरत नहीं है। वो जो है मतलब यूपीएससी एंड ऑल के लिए उतना नॉलेज का रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको अगर ऊपर के भी चीज़ें पता होंगी तो उसमें से ही आपको क्वेश्चंस बनेंगे। एंड ये सब आप लेक्चर्स देख के जब आप लूसेंट पढ़ने जाओगे या कोई भी अदर जनरल नॉलेज की बुक पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हम जो हमारे सारे रेफरेंसेस लेते हैं वो इन्हीं सब मटेरियल्स में से लेते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। सो थैंक यू ऑल।